ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं डीजल कारों पर बढ़ने वाले टैक्स की तजवीज के बारे में। दहुजा जी, आपको क्या लगता है कि इस जो अभी तजवीज आई है इसका कार इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मेरे हिसाब से इसका काफी बुरा असर होने वाला है लॉन्ग टर्म में। शुरू के दिनों में तो एकदम से गाड़ियों में परचेज में थोड़ी सी चेंज आ जाएगी। जो डीजल की गाड़ियों के ऊपर आज 70-80% गाड़ियां जो डीजल की बिक रही हैं उसमें 10-15%, 20% पेट्रोल की गाड़ियों पे लोग आ जाएंगे। बट इसका इफेक्ट इकोनॉमी पे बहुत मेजर पड़ेगा, ऑटो इंडस्ट्री पे, बिकॉज कार मैन्युफैक्चर करना कोई आसान काम नहीं है। आज अगर आपको कोई कार प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए मिनिमम 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पहले प्लानिंग करनी पड़ती है और प्लांट उसी तरह से चलते हैं। आज जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं सबके पास प्लांट्स के अंदर कैपेसिटीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने वेंडर्स को बोला हुआ है, किया हुआ है। तो डीजल की प्रोडक्शन अगले 6 महीने तक बढ़ी रहेगी और अगर उसको कम होके पेट्रोल पे आना है तो कम से कम 6 महीने लगेंगे। जो कार इंडस्ट्री है उसका बहुत असर है, मतलब बहुत इम्पैक्ट है, बहुत बड़ी लॉबी है। हाँ। तो उसका मतलब इसके ऊपर काफी सारा शोरगुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अब महिंद्रा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा मोटर्स हैं, ये बना ही सिर्फ डीजल की गाड़ियां रही हैं, इनकी पेट्रोल की गाड़ियां ही नहीं है। तो इनकी गाड़ियां बिकनी बंद हो जाएंगी फिर तो इसके हिसाब से तो टोटल इम्बैलेंस हो जाएगा। हाँ जी, मतलब ये जो पूरी बहस है वो कार कौन सी बिकनी चाहिए, कौन सी नहीं बिकनी चाहिए, किसको कितना टैक्स लगना चाहिए, उसके ऊपर आ गई है। जबकि सड़कों पर बढ़ती हुई भीड़ के कारण जो प्रदूषण का इशू है, शहरों में पार्किंग का इशू है, वो भी है। इन सभी मुद्दों को जोड़ के अगर देखा जाए तो किस किस्म का सोल्यूशन हो सकता है? मैं कोई नया सोल्यूशन नहीं सजेस्ट कर रहा। चेतन जी ने जो बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इनफैक्ट हमने चॉइस ही ऐसी की है, यानी चॉइस की पॉसिबिलिटीज किसी वक्त थी। और अगर आपको याद होगा कि जो पहली लिस्ट आई थी डीरेगुलेशन जिसमें हुई है इंडस्ट्रीज में, उसमें ऑटोमोबाइल्स नहीं थे। दे हैड ए लिस्ट ऑफ अबाउट 30, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, डॉक्टर घुमन को याद होगा। इनफैक्ट ही प्रोवाइडेड मी द लिस्ट, जब मैंने पढ़ के देखी उसमें ऑटोमोबाइल्स का जिक्र नहीं था कि इसको डीरेगुलेट किया जाए। बाद में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ी गई है या एयर कंडीशनिंग की इंडस्ट्री बड़ी, 40% के करीब ग्रोथ रही है इन चीजों की। तो ये अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कभी सुधार किया जाता, प्लान किया जाता उसको, जैसे अब बहुत बड़े शहरों में मेट्रो आई है, तो दैट इज ए गुड टेक्नोलॉजी सर्विंग ए गुड पर्पस। पिछले 20 साल में नया शहर ऐड हुआ है मेट्रो के हिसाब से, वो दिल्ली ही है। दिल्ली। हाँ, लेकिन दूसरे शहरों में भी अब वो जाने की बातें चल रही हैं। बेंगलोर में जरूर होगा, हर हालत में होगा, हैदराबाद में जरूर होगा, किसी वक्त चंडीगढ़ में भी हो सकता है। ये ट्राई सिटी, चंडीगढ़ की भी न्यूज आ रही है ऑलरेडी। 20-25 साल लग जाएंगे यहाँ पे बनने में, क्योंकि अभी उसकी स्टडीज कोई कंक्लूसिव नहीं है। जितनी स्टडीज हैं वो कंक्लूसिव नहीं है कि रफ्तार गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि उसका मोर ओवर मेट्रो इज आल्सो हार्डली ए सोल्यूशन फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि मेट्रो भी तो अपने आपके घर से बड़े दूर है। तो एवरी मेट्रो ऑल्सो हैज ए लॉट ऑफ पार्किंग स्पेस। लोग अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, वहां रखते हैं, फिर दोबारा जाते हैं शाम को, अगेन दे कलेक्ट देयर कार एंड कम बैक होम। सो एक तो अर्बनाइजेशन की भी अपने आप की पॉलिसी, यानी इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिसी और इंटीग्रेटेड प्लानिंग जो है वो अपने आप में मिसिंग है। अनफॉर्चुनेटली वो ना पहले थी ना अब है। मतलब उसका जो हम बात कर रहे हैं, जो डीजल के ऊपर जो टैक्स की बात है, वो इंटीग्रेटेड पॉलिसी के साथ देख के ही कही जा सकती है। ये पॉलिसी मिक्स अपने आप में इतना कंफ्यूजिंग है कि ये किसी वक्त ग्रोथ रेट की बात करके खुश हो रहे थे, अब ग्रोथ रेट भी नीचे आ गया। यानी कि जो जैसे घुमर साहब ने सवाल खड़ा किया है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिच कंज्यूमर, मैं इसको रिच और वर्सेस पुअर कंज्यूमर की सेंस में नहीं लेता हूं। मैं इसको लेता हूं कि दोज हु यूज द कार abundantly and those who use the car less। जो लेस यूज करते हैं वो तो पेट्रोल यूज करेंगे, उनको छूटी हुई करती है क्योंकि इनकम क्यों, व्हाई शुड यू इन्वेस्ट मोर मनी इन ए कार। लेकिन जिन्होंने ज्यादा यूज करना, जैसे टैक्सी ड्राइवर्स हैं, अब टैक्सी ड्राइवर्स आर बाय नो मीन्स ए रिच ग्रुप, और बहुत सारे टैक्सी ओनर सिंगल टैक्सी वाले हैं जो चला रहे हैं, उनको भी कॉस्ट पड़ेगी और वो कंज्यूमर पे भी असर पड़ेगा। अगर जिस वक्त ये डीजल के ऊपर आएगी वो कंज्यूमर के रेट बढ़ाएंगे अपने। सो अपने आप में ये कुछ सोल्यूशन के तौर पे नहीं बन पाएगा। रेवेन्यू रेजिंग किसी तरह हो जाए। और मुझे लगता है कि अब गवर्नमेंट जिस तरह की आबो हवा बन रही है कि इसका जो गवर्नमेंट का बहुत सारी फेलियर्स की वजह से इसका इमेज में खराबी जो आई है, इस गवर्नमेंट की इमेज इस वक्त पब्लिक में अच्छा नहीं है।
वो पॉलिसी इनकी इकोनॉमिक फेलियर है सब्सटेंशियल, उसकी वजह से ये कोई ऐसी बात जरूर करना चाहते हैं जो कि चर्चा का विषय बन सके कि हमने अच्छे पॉलिसी ली है, अमीर आदमियों के ऊपर टैक्स लगाया है, उसका दूसरों को फायदा हो सकता है। इट इज टू मी इट सीम्स टू बी मोर ए पॉलिटिकल डिसीजन रादर देन एन इकोनॉमिकली जस्टिफाइबल डिसीजन। बनने वाली नहीं है इससे। कमल साहब, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए जो सोल्यूशन के तौर पे? ऐसे है भी बिकॉज वी आर importing petrol and diesel from outside, and hence when there is a fluctuation in prices, it's very expensive for the economy. Therefore, we have to switch over from personal cars to public transport system. I will share 2-3 facts about US economy, then I will come to Indian public transport system. That in US and all advanced countries, public transport system is very reliable. काफी reliable है, punctual है, regular है, cost effective है, and उसका fuel save करते हैं, environment को save करते हैं, and उसके साथ economic opportunities. That public transport system generates jobs, and this generation of job is very positive aspect for Indian economy, which is labor surplus economy. मैं आपको एक statistics देता हूँ. अगर अमेरिका में $1 million पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वेस्ट किया जाए, then 36,000 जॉब्स क्रिएट होती हैं. Therefore, it's not only that we are switching over from private car to public transport system, simultaneously we are generating more jobs. One. Second, if I invest $1 in public transport, I will earn $4 as a return. Therefore, it's a good viable investment in public transport system. It saves money. If I'm a user of public transport system on daily basis to going to my office or workplace, I will save $10,000 per year. Therefore, from all aspects, public transport system is the most viable system in the background of net importer of gas, petrol and diesel. Given this background, but when I speak about transport system in India, public transport existing, because we have to convince our passenger, he is not convinced at present, because the public transport system at present is inadequate, overcrowded. जब भी बॉम्बे का कोई सीन आता है, we see how people are traveling in local trains. काफी मुश्किल होती है हमें. For ladies and disabled and old, it's very difficult to enter in those local transport vehicles. That's one. And it's not dependable. Punctuality, reliability, regularity is not the norm of local transport system in India. It's costly. Most of the public transport systems are making losses. Ludhiana, Amritsar and Jalandhar are known in Punjab, and all of them have closed their local transport system because it incur huge losses. And next is slow. Speedier नहीं, I mean metro, Delhi metro is an exemption, but normally it's very slow and unsafe. Accidents जैसे. पर इवन बॉम्बे में भी अगर आप मेट्रो से ट्रेवल करते हैं या पर्सनल कार से ट्रेवल करते हैं तो एक जैसा ही टाइम लगता है. No. It you say public transport is faster. But if we travel from railway station New Delhi to airport, हाँ जी. Airport express, it takes around 30 minutes. And you spend only 80 rupees, and it's very quick, efficient. If you make public transport viable from that aspect, I think that's the only solution in the long run, because we are deficit in petroleum and diesel products. चेतन, जैसे शहर हैं, चंडीगढ़ जैसे छोटे शहर हैं, उसमें साइकिल, जैसे आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल कितना वायबल ऑप्शन हो सकता है और उसके लिए सरकार को कैसे बंदोबस्त करने चाहिए? मैं तो 20 साल से साइकिल चला रहा हूँ और मुझे तो वो हमेशा से वायबल ऑप्शन ही लगा. हाँ, दिक्कत तब आती है जब घर में कोई मेहमान आए हो और उनके साथ जाना हो, लेकिन अपनी जरूरत के लिए साइकिल पर्याप्त है मेरे लिए. उसके लिए चंडीगढ़ जैसे शहर में, जैसे जहाँ पे साइकिल रिक्शाज है बहुत, यूरोप में कई देशों में ये एक्सपेरिमेंट किया गया है और काफी सक्सेसफुल रहा है. इसको इको कैब्स कहते हैं, कि जहाँ पे बिजनेस एरिया है, जहाँ पे लोग गाड़ी ले जाना, इतनी ज्यादा गाड़ियां हैं कि वो मना कर दिया गया है कि वहां गाड़ी लेके कोई नहीं जाएगा. वहां पे ये किया गया है कि कुछ कंपनियां कुछ हमारे जैसी साइकिल रिक्शाएं वहां रखते हैं और वॉलंटियर्स को उसे चलाने के लिए थोड़े से पैसे देते हैं, एंड दे अर्न द मनी आउट ऑफ डिस्प्लेइंग द लोगोज ऑन द कंपनी. तो वहां पे वो फ्री मिलती है. कोई भी उस एरिया में कहीं से कहीं जाना हो,
आप किसी भी साइकिल रिक्शा में बैठ जाइए, वो आपको पहुंचा देगा। तो इसका मतलब बहुत सारी ऑप्शंस बहुत सारी ऑप्शंस और भी हो सकती है, और वो सोचने की जरूरत है। हाँ जी, आप सभी आज की चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीजल कारों पर टैक्स बढ़ाना एक मुद्दा है, लेकिन इसी मुद्दे को अगर जनता की सहूलत के हिसाब से सोचा जाए तो बहुत कुछ और भी सोचने के लिए बनता है। उसी सोच के साथ हम आज का प्राइम डिबेट खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।